आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने मांग की लोच का अर्थ का अध्ययन किया, साथ ही साथ मांग की लोच के 3 प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया। पार्ट 2 के अंतर्गत मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का अध्ययन किया। इसके साथ ही मांग की कीमत लोच के श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया, जहाँ पे 2 अलग अलग ग्राफ के माध्यम से और एक टेबल के माध्यम से उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। पार्ट 3 के अंतर्गत मांग की कीमत लोच मापने की विधियों का भी अध्ययन किया, जहाँ पे 3 प्रमुख विधि प्रतिशत प्रणाली, जिसे अनुपातिक प्रणाली भी कहते हैं, कुल व्यय प्रणाली और ज्यामितीय प्रणाली को देखा। इसके साथ ही इन तीनों प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन भी किया, जिसके अंतर्गत कुल व्यय प्रणाली, प्रतिशत प्रणाली और ज्यामितीय विधि या ग्राफिक प्रणाली सामने आते हैं। ग्राफिक प्रणाली के अंतर्गत बिंदु प्रणाली और चाप प्रणाली का अध्ययन किया। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे वस्तु के मांग में परिवर्तन की माप की जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप दूसरे वस्तु के मांग की आड़ी लोच, जिसे कि अंग्रेजी में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वस्तुओं को लिया जाता है और एक वस्तु का प्राइस दूसरे वस्तु के डिमांड को प्रभावित करता है, मांग को प्रभावित करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्रॉस डिमांड बोलते हैं। जैसे क्रॉस डिमांड करने के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापक वस्तु और पूरक वस्तुओं को लिया जाता है। तो वही है इसका परिभाषा में कि इस विधि के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन की माप की जाती है। इस विधि को प्रोफेसर मूरे द्वारा विकसित किया गया, परंतु प्रोफेसर ट्रिफिन द्वारा वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या किया गया। इसका फार्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन dy बाई चेंज इन px इंटू px बटा dy, नॉट py, मिस्टेक है यहाँ पे, dy होगा। नेक्स्ट, अब क्रॉस इलास्टिसिटी का अगर हम लोग उसके प्रभाव को देखते हैं विभिन्न वस्तुओं पर तो क्या पड़ता है, उसको इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं। विभिन्न वस्तु और मांग की लोच, मांग की लोच कहने का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की आड़ी लोच के बीच क्या संबंध है। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहने का मतलब वैसा वस्तु जिसे हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय के जगह पर कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कलम के जगह पर पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, रोटी के जगह पर चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापक वस्तुएं कहते हैं हम लोग। तो उन वस्तुओं का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मांग की आड़ी लोच जो है, वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरे वस्तु का मांग बढ़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी में मांग की आड़ी लोच के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, तो एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरे वस्तु के मांग में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो वैसे स्थिति में मांग की आड़ी लोच पॉजिटिव होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे वस्तुओं, पूरक वस्तुएं कहते हैं, पूरक वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो 2 वस्तुएं मिलकर किसी एक काम को करते हैं।
तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, कलम के लिए आपको इंक की ज़रूरत है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु हो गया कि दोनों मिलकर किसी एक काम को कर रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है यदि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड घटेगा। मतलब इन्वर्स रिलेशन जो हम लोग जानते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो एक का प्राइस बढ़ने से यदि दूसरे का डिमांड घट जाता है तो वैसे स्थिति में हम लोग उसे क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वस्तु, इंडिपेंडेंट गुड्स, स्वतंत्र वस्तुएं अगर है, स्वतंत्र वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर निर्भर नहीं होता है। कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर निर्भर नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र की किताबें कोई दूसरा किताब पर, जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री जैसे किताबों पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसे स्थिति में उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होता है, शून्य होता है। चाहे उसका प्राइस बढ़ क्यों नहीं जाए, उसका डिमांड पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राइस बढ़ जाए या घट जाए उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे स्थिति में स्वतंत्र वस्तुओं का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है। नीचे है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ट्रिफिन, एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर ट्रिफिन। उनके अनुसार उन्होंने बाजार के 3 प्रमुख प्रतियोगिता बाजारों में अलग अलग तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताया है। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार को आप क्लास 12 के ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे मार्केट, बाजार, और उन बाज़ारों में 3 प्रमुख बाज़ार, प्रतियोगी बाज़ारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ पे फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंतर्गत क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट कहने का मतलब अनंत होता है। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। कहने का मतलब है प्राइस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु मांग की मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी मांग की मात्रा में दूसरे वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वैसे स्थिति को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट कहते हैं, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में देखने को मिलता है। संक्षिप्त में हम बता दें तीनों बाजारों को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक मात्रा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या होती है। फ्री एग्जिस्ट और एंट्री होता है, कोई भी इस बाज़ार में आ सकता है, जा सकता है। उसके बाद इस बाज़ार का जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है, बाज़ार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बाज़ार में है वो ये है कि समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। समरूप वस्तुएं होने के कारण उसका प्राइस जो है फिक्स होता है, दिया हुआ रहता है, एक समान होता है। और ये बाज़ार जो है प्राइस टेकर होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि कीमत पहले से निर्धारित होता है, उसी कीमत पर ही इस बाज़ार में वस्तुओं को बेचा और ख़रीदा जाता है। सेकेंड है मोनोपोली। मोनोपोली कंपटीशन, यहाँ पे जनरली कंपटीशन होता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के लिए कम से कम 2 का होना आवश्यक है। लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत क्या है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, पोली का मतलब सेलर होता है। तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, जिस बाजार के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक बेचने वाला है, एक विक्रेता है, लेकिन खरीदने वाले अधिक हैं। तो वैसे स्थिति को, वैसे बाजार को हम मोनोपोली कहते हैं। और मोनोपोली जो है प्राइस मेकर होता है। अभी आपने सुना कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस टेकर देखा जाता है, लेकिन
मोनोपोली जो है प्राइस मेकर है। प्राइस किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण मोनोपोली खुद करता है, क्योंकि वहाँ पे बेचने वाला वो सिंगल है। तो अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस, परिस्थिति के आधार पर वो अपने अनुसार कीमत का निर्धारण करता है। तो इस स्थिति में मोनोपोली बाजार में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मांग की आड़ी लोच जो है, शून्य है। शून्य कहने का मतलब है कि प्राइस में कोई भी परिवर्तन हो, किसी एक वस्तु के प्राइस में कुछ भी परिवर्तन हो, लेकिन दूसरे वस्तु के मूल्य मांग पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो या तो बहुत कम, फ्यू होगा। नेक्स्ट थर्ड जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हिंदी में हम लोग एकाधिकारात्मक बाजार, प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और इस बाजार में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मांग की आड़ी लोच जो है, पॉजिटिव है या बहुत अधिक है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होते हैं। यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होते हैं, अधिक मात्रा में विक्रेता और क्रेता होते हैं। इन दोनों में जो सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में क्रेताओं और विक्रेताओं को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, होमोजीनियस गुड्स नहीं होते हैं, समरूप वस्तुएं नहीं होते हैं, प्राइस टेकर ये नहीं होता है, जबकि प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव या तो फिर अधिक होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, उससे अधिक अनुपात में दूसरे वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग मांग की आय लोच को देखते हैं। मांग की आय लोच क्या है? इस सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें, मांग की कीमत लोच में हम लोगों ने क्या देख रहा था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। लेकिन मांग की आड़ी लोच में क्या, मांग की आय लोच में क्या है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम कहने का मतलब है कि मांग जो है आय पर निर्भर करता है। मांग की कीमत लोच में क्या था, मांग जो है कीमत पर निर्भर करता है, जिसके कारण वहाँ पे आप देख रहे थे कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो मांग की आय लोच कहला रहा था। लेकिन यहाँ पे और साथ ही साथ मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मांग और आय के बीच सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आपका आय बढ़ेगा तो आप किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का मांग को बढ़ा देंगे। ये स्पष्ट यहाँ से होता है मांग की आय लोच से कि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग मांग की आय लोच कहते हैं। और ये स्पष्ट है कि मांग और आय के बीच सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग भी घटेगा। मांग की आय लोच को फॉर्मूला के माध्यम से दिखा सकते हैं। ई वाई कहने का मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज इन डी, त्रिभुज डी जो है वो बता रहा है चेंज इन डी को, मांग की मात्रा में परिवर्तन को चेंज इन वाई, त्रिभुज वाई जो है वो वाई में परिवर्तन को, इनकम में परिवर्तन को, आय में परिवर्तन को बता रहा है, इनटू वाई बाई डी। वाई जो है इनकम है, डी जो है डिमांड है। इस तरीके से हम लोग मांग की आय लोच का फॉर्मूला को देखते हैं। अब मांग की आय लोच का भी विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है।
जैसे लग्जरीज गुड्स है, लग्जरीज गुड्स कहने का मतलब विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं, यशो आराम की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, फैन हो गया, कार हो गया, ठीक है, ये सब लग्जरीज गुड्स हैं। अगर ये वस्तुएं हैं तो इनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है पॉजिटिव होगा, एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा होने का मतलब है कि जिस अनुपात में आपका आय में परिवर्तन हो रहा है, उससे अधिक अनुपात में आपका मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 कहते हैं। नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं कहने का मतलब जो जनरली हम लोग जिन वस्तुओं का प्रायः प्रयोग करते हैं, तो उन वस्तुओं का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है। मीन्स सम लोचदार इकाई के बराबर मांग की आय लोच है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज गुड्स। अति आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनका जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होता है, 1 से कम होता है। और इसेंशियल गुड्स, अति आवश्यक वस्तुएं अगर हैं तो उनका इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि आय में परिवर्तन कुछ भी हो लेकिन मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को ब्लड की अति आवश्यकता है या मेडिसिन की अति आवश्यकता है जो कॉस्टली है, तो आपका आय चेंज हो या ना हो, आपके आय में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन आपको उस वस्तु को, उस दवा का, उसके लिए ब्लड का इंतज़ाम करना अति आवश्यक है। इसलिए इसके मांग पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के लोचों को देख लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक नोट है जो रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, गिफेन वस्तु, घटिया वस्तु जो है, घटिया वस्तु या गिफेन वस्तु में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि गिफेन वस्तु है, घटिया वस्तु के अंतर्गत जनरली क्या है कि सब्जियां और क्रॉप्स, अनाजें जो हैं वो सब आते हैं, जो कुछ दिनों के बाद जो ख़राब हो जाते हैं, उसे हम लोग घटिया या गिफेन गुड्स कहते हैं। और गिफेन गुड्स के अंतर्गत आप लोगों ने मांग के नियम में भी देखा कि मांग का नियम का ये अपवाद है। मांग का नियम कहता है कि कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, लेकिन यदि गिफेन वस्तु है, घटिया वस्तु है, तो ऐसे स्थिति में मांग का नियम जो है वो काम नहीं करता है और मांग की रेखा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मांग की लोच का विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न तरीके से प्रभाव पड़ता है।